हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साजिश एकेडमी ऑफ साइंस में। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, फ्री फॉल। अब जनरली देखो, ये जो फ्री फॉल का टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और इस लेसन में जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसके लिए फ्री फॉल समझना हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फ्री फॉल का डेफिनेशन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। फ्री फॉल का डेफिनेशन क्या होता है? वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल। मतलब देखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और मूव किस वजह से कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के वजह से, या फिर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर वो मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री फॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। अब कैसे बोलेंगे? ये सपोज करो हम लोग ने क्या किया हुआ है, किसी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग ने क्या किया हुआ है, एक हाइट पे, एक कुछ हाइट पे हम लोग ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, इसको पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग ने इसको पकड़ के रखा है तो उस वक्त क्या हुआ, उसमें हम लोग ने क्या किया, फोर्स लगा के रखा हुआ है। मतलब हम लोग ने हमारे हाथ से उसको पकड़ा हुआ है तो वो अपने हाथ का फोर्स लग जाएगा उसमें। जैसे ही हम लोग उसको रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, वो नीचे गिरेगा। तो नीचे जब गिर रहा है तो किस वजह से गिर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ऐसा जो फॉल होता है उसको बोला जाता है फ्री फॉल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? फ्री फॉल। क्लियर है यहाँ तक? डेफिनेशन समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो फिर से एक बार देखिए डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं हम लोग। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बोल रहा है। In free fall, the initial velocity of the object is zero। जब भी ये फ्री फॉल होगा उस वक्त जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। अब ये क्यों जीरो होती है? क्योंकि उस वक्त हम लोग ने उस ऑब्जेक्ट को क्या किया होता है? होल्ड किया होता है। मतलब वो एक ही जगह पे रुका होता है। इस वजह से अगर रुका हुआ, इसका मतलब क्या होगा? रेस्ट पोजिशन में है। अगर रेस्ट पोजीशन में है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? जीरो रहेगी। तो हमेशा याद रखना है कि फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। और जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट नीचे आते जाएगा वैसे वैसे उसकी जो वेलोसिटी, वो वेलोसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएंगे। और फिर जब वो एक जगह पर रुक जाएगा तब जाके फिर से वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि व्हेन in a free fall, the initial velocity object is zero and goes on increasing due to the acceleration due to gravity of the earth। ठीक, देन उसके बाद हम लोग क्या बता रहे हैं, ड्यूरिंग फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोजेज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दस ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्री फॉल के लिए, कि जो फ्री फॉल होता है वो ट्रू फ्री फॉल जिसको हम लोग बोलेंगे, तो ट्रू फ्री फॉल कहां पे पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में ही पॉसिबल है। तो ऐसा क्यों? देखिए जनरली क्या हो रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। अब नीचे गिर रहा है मतलब सपोज करो हम लोग ने क्या लिया हुआ है, एक बॉल ले लिया हुआ है और एक फुटबॉल लिया, एक छोटा एक बॉल टेनिस बॉल लिया हुआ है और एक फुटबॉल लिया हुआ है। ठीक है, तो जो टेनिस बॉल है वो टेनिस बॉल हम लोग ने छोड़ा और बाद में फुटबॉल को छोड़ा, तो क्या होगा, फुटबॉल का जो सरफेस एरिया वो ज्यादा है तो उसके ऊपर जो नीचे से एयर का जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो भी कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा। लेकिन जो टेनिस बॉल जो था उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैसा लगेगा? कम लगेगा। तो उस वजह से इसमें क्या होगा, उनकी जो फ्री फॉल है, उस उनकी जो एक्सेलरेशन है या फिर जो नीचे गिरने का जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी में चेंजेस भी क्या हो गए? अलग अलग चेंजेस हो गए। क्लियर इतना? लेकिन अगर वही दोनों ऑब्जेक्ट कहाँ पे होते हैं? वैक्यूम में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? वैक्यूम में। वैक्यूम में मतलब क्या कि अगर सपोज करो मैं एक क्या लेता था, एक सपोज करो एक फीदर ले लिया, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक फीदर ले लिया और एक बॉल ले लिया, एक भारी वाला एक बॉल ले लिया। ठीक है, और वैक्यूम जहां पर है, जहां पे कुछ भी एयर प्रेजेंट नहीं है, ऐसे जगह पे दोनों को हम लोग ने क्या किया, एट द सेम पॉइंट रिलीज कर दिया। तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो फीदर एंड जो बॉल है वो दोनों एट द सेम टाइम फॉल डाउन करेंगे नीचे। सेम टाइम में क्या हो गया, वो नीचे गिरेंगे। अब ये आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एक चीज तो भारी थी और एक चीज एकदम हल्की थी, तो दोनों भी एक साथ कैसे गिरेंगे? तो वो किस वजह से पॉसिबल है? ओनली वैक्यूम की वजह से, क्योंकि वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह जो था, कोई भी फोर्स वहां पे प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी, ग्रेविटी जो होता है वही वहां पे प्रेजेंट था। क्लियर है? इस वजह से क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट जो है एट द सेम टाइम अर्थ के ऊपर गिरेंगे।
क्लियर है इतना? तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो ट्रू फ्री फॉल होता है वो ट्रू फ्री फॉल कहाँ पे पॉसिबल है? ओनली इन वैक्यूम। कहाँ पे पॉसिबल है? ओनली इन वैक्यूम। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बता रहे हैं फॉर फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो। पता है हम लोग को कि फ्री फॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है? a इज इक्वल टू जी ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। दस वी कैन राइट द इक्वेशंस। अब हम लोग ने न्यूटन्स के 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन देखे थे 9th क्लास में, ठीक है। अगर किसी को ये इक्वेशंस नहीं पता है तो उसकी पूरा डेरिवेशन मैंने 9th क्लास के वीडियोस में डाला हुआ है, वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। सबसे पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a मतलब एक्सेलरेशन और t क्या है? टाइम, ठीक है। सो पहला इक्वेशन क्या बन गया? v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरा इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन क्या होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ये हो गए 3 इक्वेशंस। कौन से? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो होते हैं वो होते हैं ये 3 इक्वेशन, ठीक है। अब इन इक्वेशंस का यहाँ पे क्या काम है वो हम लोग समझ लेते हैं। पहले देखिए हम लोग को क्या करना है यहाँ पे कि इनिशियल वेलोसिटी u होता है, फाइनल वेलोसिटी v है, और a मतलब एक्सेलरेशन है, टाइम भी यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ही यही इक्वेशंस हम लोग फ्री फॉल में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्री फॉल में अगर हम लोग यूज करेंगे तो ये जो u है वो u क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और a की जगह पे क्या आ जाएगा? g आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगा फिर? u के जगह पे हम लोग ने क्या पुट कर दिया? जीरो पुट कर दिया, और t की जगह a की जगह पे क्या पुट किया? g। तो ये v एज इट इज। उसके बाद u गायब हो गया, जीरो के जगह पे जीरो हो गया, तो बाद में a की जगह पे क्या आया? g, और t के जगह पे t। तो पहला इक्वेशन क्या बना? v इज इक्वल्स टू जी टी। g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और t फॉर टाइम। ये बन गया इसका फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। देन उसके बाद देखिए s इज इक्वल्स टू s फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे u और t है, तो u मतलब जीरो इंटू टू जीरो हो गया फिर से। तो यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ हाफ ऑफ at स्क्वायर बचा, तो a की जगह हम लोग ने g लगा दिया, तो क्या बन गया? s इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया सेकंड इक्वेशन। उसके बाद देखिए थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस gs। अब ये कैसे बना? u के जगह पे जीरो पुट कर दिया और a के जगह पे g, तो क्या बचा? v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ gs। ये क्या हो गया? ये तीनों इक्वेशंस हम लोग फ्री फॉल के लिए यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। क्लियर है इतना? ठीक है। तो अब इसमें देखिए इसी फ्री फॉल के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ यहाँ पे वैल्यूज लेते हैं, तो देखो कैसे होगा। फॉर कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स। अगर सपोज करो हम लोग को क्या निकालना है? किसी ऑब्जेक्ट का मोशन निकालना है जब वो ऑब्जेक्ट को हम लोग ने कहाँ पे भेजा हुआ, कहाँ पे फेंका है? ऊपर की तरफ फेंका है। कहाँ पे? ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ फेंका है तो मतलब क्या हुआ? तो क्या हो गया? वो अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो उस वक्त जो जी का वैल्यू है वो जी का वैल्यू हमेशा क्या लिया जाता है? निगेटिव लिया जाता है। क्या लिया जाएगा वहां पे? निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को क्या लेते हैं? हम लोग उसको निगेटिव लेते हैं। और वही ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो उस वक्त जो जी का वैल्यू वो क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ने तो इसके पहले भी देखा हुआ, 9th क्लास में हम लोग ने पढ़ा था। अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या? यहाँ तक देखिए समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं हम लोग कि जब भी क्या हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन के वजह से या फिर उसकी स्टेट के वजह से जो भी एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है इतना? ठीक है। फिर से एक बार देखिए डेफिनेशन क्या है। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर इतना? ठीक है। देन उसके बाद देखिए फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या देखा था हम लोग ने इसके पहले? mgh। m फॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, और h फॉर क्या होता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कौन से हाइट पे हम लोग ने उसको रखा हुआ है। अगर मान के चलो कि ये जो हाइट है ये हाइट क्या है? जीरो है। जीरो है मतलब क्या? हम लोग ने क्या किया? उसको एक सरफेस पे रख दिया जहां पे उसकी कोई अर्थ के सरफेस पे रख दिया, तो वहां पे हाइट तो जीरो होगी ना उसकी। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली। क्लियर इतना? ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं। फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ।
कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया हम लोग ने, वो अर्थ सरफेस से कहाँ पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, कहाँ पे, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, द वैल्यू ऑफ जी इज 0, तो उस वक्त जो जी का वैल्यू है, वो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों, देखिए हमारे पास जी का फॉर्मूला देखिए क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ था, ठीक है। अब ये आर मतलब भी क्या है, डिस्टेंस ही है, तो अगर हम लोग ये जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, इनफाइनाइट ले रहे हैं, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम लोग ने इनफाइनाइट अगर पुट कर दिया तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग इनफाइनाइट वैल्यू पुट करते हैं तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। एंड अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर जी का वैल्यू 0 हो गया तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा क्या अर्थ का, नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो मतलब कि इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए जो जी का वैल्यू है वो क्या होता है, 0 होता है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। देन तो उस हिसाब से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, क्योंकि अगर जी का वैल्यू 0 है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। सो it is more appropriate to assume the value of potential energy to be 0 there, बराबर इतना, ठीक है। thus for smaller distances that is heights, अगर इनफाइनाइट से डिस्टेंस क्या है, कम है, कौन सा डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग, इनफाइनाइट डिस्टेंस से कम डिस्टेंस अगर है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 से भी कम हो जाएंगी ना, ऑब्वियसली। क्लियर हो रहा है क्या, देखिए समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम लोग, कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, लेकिन वही एनर्जी अगर छोटे डिस्टेंस होते, इनफाइनाइट से अगर कम होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, 0 से भी कम हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, वो निगेटिव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, निगेटिव। इसी वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो है, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, निगेटिव रहेंगी फॉर द डिस्टेंसेस स्मॉलर देन इंफिनिटी। क्लियर है, ठीक। देन तो उस हिसाब से देखिए हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h, समझ लो वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, h हाइट पे, जो इंफिनिटी से कम है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी देखिए क्या हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ने क्या बोल दिया कि अगर क्या है, इन्फिनिट से कम है तो वो निगेटिव होता है, तो हम लोग ने निगेटिव साइन यूज कर लिया। फॉर्मूला क्या था उसका, mgh था, m फॉर मास है, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h फॉर हाइट है, ठीक है इतना, ठीक। देन अब यहाँ पे फिर से माइनस एज इट इज, m एज इट इज, अब ये g की जगह हम लोग को फॉर्मूला क्या आता है, gm अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे g इज इक्वल टू क्या होता है, gm अपॉन आर स्क्वायर, इतना पता है। अब यहाँ पे देखिए ये h कहाँ से आया, हम लोग ने क्या लिया हुआ है, अर्थ सरफेस से कितने हाइट पे लिया हुआ है, h हाइट पे लिया हुआ है, ठीक है। तो अर्थ सरफेस से लिया मतलब रेडियस r आ जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, और उसके ऊपर जितना हाइट लेंगे वो h भी उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, r प्लस एच, क्या बनेगा, r प्लस एच और उसका स्क्वायर। ये ठीक है, यहाँ तक ओके है। देन मतलब यहाँ पे समझ में आ गया हम लोग को कि m जो था वो एज इट इज था, और g की जगह हम लोग ने क्या पुट कर दिया, gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, ये पुट कर दिया। अब ये देखिए ये जो h है, ये h मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ था पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये जो हाइट है मतलब क्या है, r प्लस h ही है, क्या है फिर से, r प्लस एच ही है। क्लियर इतना। देन उसके बाद में यहाँ पे ये जो r प्लस एच है, ये वाला r प्लस एच, और दूसरा जो यहाँ पे हम लोग ने ये स्क्वायर यूज किया है, ये वाला स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास फिर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, माइनस जैसा का वैसा, m भी जैसे के वैसे, बाद में यहाँ पर बचा कैपिटल G और कैपिटल M, और नीचे का r प्लस एच। तो पोटेंशियल एनर्जी जो वो क्या मिल गया हम लोग को, माइनस GMM अपॉन r प्लस एच, क्या बन गया, माइनस GMM अपॉन r प्लस एच। ठीक है, समझ में आया एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, क्योंकि ये चीज आपको कोई नहीं समझाएगा कि ये माइनस GMM अपॉन r प्लस एच आता कैसे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आता। देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग ही एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक जो उसका जो कंसेप्ट है वो अराइज होता है। तो सबसे पहले देखिए इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि एस्केप वेलोसिटी एग्जैक्टली होता क्या है। तो डेफिनेशन में हम लोग ने क्या लिखा हुआ है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या लिखा है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ विच इट इज एबल टू, जिस वेलोसिटी से वो क्या होता है, एबल हो जाता है, एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ। क्लियर है। अब देखिए इस इतने लाइन को समझ लीजिए, क्या बोला हम लोग ने कि ये जो एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या है, एक इनिशियल वेलोसिटी है, क्या है, एक
इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ में ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, एबल हो जाता है, किस लिए एबल हो जाता है, टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ। मतलब कि अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट को नीचे जब खींचता है तो उसका जो खिंचाव है, अर्थ का जो खिंचाव है, उसको ओवरकम करने के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होती है, उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलेंगे हम लोग, एस्केप वेलोसिटी। क्लियर है? तो फिर से देखिए एक बार डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं हम लोग, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ विच इट इज एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ एंड कैन एस्केप द अर्थ फॉर एवर एंड विल नॉट फॉल बैक ऑन दी अर्थ, और वो दोबारा फिर से जमीन पर वापस नहीं आएगा। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। तो उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। समझ में आ रहा है क्या? मतलब देखो सिंपल से हम लोग क्या बोल रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी क्या है, ये एक इनिशियल वेलोसिटी है, जिस इनिशियल वेलोसिटी की वजह से ऑब्जेक्ट इतना एबल हो जाएगा कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो डाउनवर्ड पुल होता है, उसको ओवरकम करके अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाएगा और दोबारा वापस नहीं आएगा। तो उस वेलोसिटी को बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। क्या बोला जाएगा उसको, एस्केप वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। देन तो हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या है, ये एक तरीके की इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। देन तो उसके बाद देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वी कैन डिटरमाइन इट्स वैल्यू बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको 9th क्लास के सिलेबस में था। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप 9th क्लास के सिलेबस में मेरे वीडियो जो है उसमें दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे क्या बताया, वो सिंपल सा कौन से क्या यूज होने वाला है यहाँ पे, कि जितने भी अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है। यही कंसेप्ट हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है। तो देखिए फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कंसीडर किया हम लोग ने कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है, m मास है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या ले रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे, ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ है। कहाँ पे, ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। ठीक है। तो देखो कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ये क्या है, यहाँ पे ये अर्थ ले लिया हम लोग ने, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। ये क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है इतना। देन अब उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस ले लेंगे। तो सेंटर से अगर डिस्टेंस लेते तो क्या होगा, आर हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस उसका, इसका मास क्या हो जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा। ठीक है। अर्थ का मास क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा। ठीक है इतना। ठीक। देन तो उस हिसाब से देखिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो अगर सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो उस केस में उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हम लोग ने v लिया हुआ है, ये v क्या लिया हुआ है, v एस्केप लिया हुआ है। v एस्केप का मतलब क्या हुआ, एस्केप वेलोसिटी लिया है। क्या लिया है, एस्केप वेलोसिटी। क्योंकि हम लोग ने क्या बोला है, एस्केप वेलोसिटी क्या है, एक तरीके का इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर सपोज करो काइनेटिक एनर्जी अगर उसमें आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब वेलोसिटी जब आएगी तब जाके उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक है। देन उसके बाद में अब उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर। अभी हम लोग ने देखा था कि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से कम डिस्टेंस अगर होता है तो उस केस में क्या होता है, माइनस होता है, निगेटिव होता है वो। और वहां पे अगर h हाइट होगा तो यहाँ पे h आ जाएगा। यहाँ पे h हाइट हम लोग ने नहीं लिया हुआ है तो इसमें हम लोग क्या आ जाएंगे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे निकाल रहे हैं ना, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। देन उसके बाद हम लोग को पता है टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या निकाल लिया, पहला टोटल एनर्जी निकाल लिया, वो था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको अगर हम लोग ऐड किया तो देखो किस तरीके से आंसर बनेगा, पहला हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर लिख दिया पहले जैसे का वैसा, यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस आ गया, ये जी एम एम अपॉन आर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन क्या मिला, हाफ ऑफ एम वी एस्केप स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर। ठीक है। ये हो गया ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ, टोटल एनर्जी ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। ठीक है। अब वही ऑब्जेक्ट हम लोग को कहाँ पे लेकर जाना है, इन्फिनिट डिस्टेंस पे लेकर जाना है। कहाँ पे, इन्फिनिट डिस्टेंस पे। तो अब जब वो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम दी अर्थ, तो उस वक्त भी क्या रहेगा, उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, और वहां पे भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, उसका टोटल एनर्जी निकालना पड़ेगा। ठीक है। देन तो काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
क्लियर है इतना, ठीक है। देन उसके बाद में अब जीरो क्यों, क्योंकि वहां जाके वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पोजीशन पे हो जाएगा ना, रेस्ट पोजीशन पे रहेगा मतलब वहां की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी क्या था, माइनस GM/R था। अब यहाँ पे R प्लस एच लिया मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो इनफाइनाइट अगर साइन पुट किया तो यहाँ पे हमको आंसर क्या मिल गया, जीरो मिल गया। फिर से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है। ये पहला पेज है, ठीक। उसके बाद में इसके आगे क्या करना है हम लोग को, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब इक्वल होता है। तो यहाँ पे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टोटल एनर्जी और यहाँ पे एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दोनों इक्वल हो जाएगा। तो उस हिसाब से क्या बनेगा, TE1 क्या था, हाफ ऑफ mv² माइनस GMM/R था, और TE2 कितना था, जीरो था। अब ये हम लोग ने इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखो सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस जो था, ये माइनस वाला क्या कर देंगे हम लोग, राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बनेगा, हाफ ऑफ mv² इज इक्वल्स टू GMM/R। ये स्टेप समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो स्मॉल m है, ये वाला स्मॉल m ये कैंसिल आउट हो गया, किसके साथ में, ये वाले स्मॉल m के साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे फिर, हाफ ऑफ mv² इज इक्वल टू GM/R, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग को एस्केप वेलोसिटी निकालना है, तो एस्केप वेलोसिटी निकालने की वजह से ये जो 2 है, ये 2 हम लोग क्या कर देंगे, इधर पुट कर देंगे। तो देखिए आगे क्या होगा, v escape इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ GM/R। यहाँ तक ओके है। अब हम लोग को क्या चीज पता है कि ये जो GM होता है अपॉन R जो है, यहाँ पे अगर हम लोग R² लिख दे, मतलब GM/R² कहते, तो वो जो फॉर्मूला था वो किसका था, स्मॉल g का फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला था। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय R किया। क्या किया, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय R किया। तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2GM/R², क्या बनेगा, R²। तो इस हिसाब से क्या लिखेंगे, वी हैव G इज इक्वल टू GM/R²। अब ये वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो क्या बनेगा, V escape इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ GR। क्या होगा, V escape का स्क्वायर है ऑलरेडी, और यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस G कहाँ से आया, GM/R² की जगह पे, और ये जो R बचा था वो R, तो क्या बन गया, V escape स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ GR, ठीक है। देन उसके बाद देखिए ये जो स्क्वायर है इसको निकालने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, V escape इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ GR। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका हो गया, एस्केप वेलोसिटी का। तो आपको पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, डिराइव द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी। तो क्या फॉर्मूला मिल गया हम लोग को, V escape इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस GR, ठीक है। अब इसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो रहा है, ये 2 एज इट इज, G का वैल्यू कितना है 9.8, और R मतलब रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। अब इसको देखो हम लोग सिंपल तरीके से कैलकुलेट करते हैं। क्या किया हम लोग ने, सबसे पहले ये 2 और ये 9.8 इनको कैलकुलेट किया, तो कितना आंसर आया हमारा, 19.6 आ गया, ठीक है। 6.4 जैसा कैसा रख दिया, और 10⁻⁶ को जैसा कैसा रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को पता है ये 196 जो है ये 14 का स्क्वायर में आता है, पता है हमको। 64 जो है वो किसके स्क्वायर में आता है, 8 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट को पहले शिफ्ट कर देते हैं, ठीक। तो अगर ये पॉइंट अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं, देखो कैसे होगा, ये जो 19.6 था इसका एक पॉइंट हम लोग राइट में शिफ्ट किया, तो कितना हो 196 हो गया, और 10⁻⁻1 हो गया, क्योंकि राइट में शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग ने सेम चीज वैसा ही किया, पॉइंट जो था डेसिमल पॉइंट यहाँ पर राइट में शिफ्ट किया, तो कितना हो गया 64 हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे भी कितना आएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 10⁻⁻1, ये -1 कितना हुआ -2, और ये -2 + 6 कितना हो गया +4 हो गया, ठीक है। तो अब ये जो +4 जो था उसका स्क्वायर रूट के बाहर निकाला तो कितना आएगा 10⁻2 आ जाएगा। 196 का बाहर निकाला तो कितना आया 14, और 64 का बाहर निकाला तो कितना आया 8। तो अब ये दोनों का अगर कैलकुलेशन किया तो कितना आया 112 इंटू 10⁻2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, सिंपली ये जो 10⁻2 है इसके लिए हम लोग ने क्या दिया, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे पुट किया, तो क्या होगा 11.2 इंटू 10⁻3। अब ये 10⁻3 क्यों लाया, क्योंकि 10⁻3 मतलब क्या होता है 1000 होता है, जो किसमें आता है, किलो में आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सीधा सिंपल लिख सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, कितना हुआ
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये होता है एस्केप वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर बाहर निकलना है, अर्थ के ग्रेविटी से अगर बाहर निकलना है, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तभी जाके क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट बाहर हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, द स्पेसक्राफ्ट विच आर सेंट टू द मून और अदर प्लैनेट हैव देयर इनिशियल वेलोसिटी लार्जर देन द एस्केप velocity so that they can overcome Earth's gravitational attraction and can travel to these objects। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। इसी वजह से देखो क्या होता है कि जो भी स्पेसक्राफ्ट जो है वो जो मून के ऊपर भेजते हैं या फिर जो अदर प्लैनेट्स पे भेजते हैं, तो उसी के लिए उसको अर्थ के ग्रेविटी से एस्केप करने के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा ही होना चाहिए। तब जाके क्या होगा, वो अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक।